नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 15 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करने का, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग टेस्ट सॉल्व करेंगे, देखिए कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं, उनको जो है उनको लिख लीजिए, उनको मार्क कर लीजिए, फिर उसको प्रॉपर ठीक करिए, करेक्ट करिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। और हमारा सबसे पहला आज का प्रश्न है कि निम्न में से किसे 32वें व्यास सम्मान 2022 का विजेता घोषित किया गया है। देखिए व्यास सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, स्पेशली देखा जाए तो आपके स्टेट पीसीएस आरओ एआरओ यहाँ पे ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखा जाए जो इस साल अभी देखिए 32वां व्यास सम्मान मिला है 2022 का, इसके विजेता कौन है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करके आंसर दें, जिन्हें आंसर नहीं पता है वो प्रॉपर तरीके से देखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है 32वें व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इनकी जो देखा जाए एक उपन्यास है जिसका नाम है पागल खाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो है व्यास सम्मान हिंदी के ये लेखक हैं, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और इन्होंने 2018 में एक व्यंग्यात्मक जो है, व्यंग्यात्मक जिसको कह सकते हैं उपन्यास है, वो लिखा था जिसका नाम है पागल खाना। ठीक है, इसके लिए इनको 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी जो है इनकी उपन्यास पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए इनको चुना गया। ठीक है, अगर हम बात करें इस उपन्यास के बारे में, चूंकि ये एक व्यंग्यात्मक है, क्रिटिसाइज किया गया है किसी चीज के ऊपर, तो देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले जिस तरीके से जो बाजार बढ़ रही, जो हमारी मार्केट बढ़ रही है, तो बढ़ते बाजार में जो हमारा समाज एक तरीके से उसके आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया हमें देखने को मिल रही है और इसके आगे हमारा समाज क्या झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसे चुनौती देने वाले जो इस तरीके से ऐसी व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाला जो साहस करता है, साहस जुटाने वाले के कुछ हमें दुर्लभ लोग ही ऐसे दिखाई देते हैं, जो ऐसी व्यवस्थाओं को, जो जिस तरह की समाज में जो चीजें दिख रही हैं उनको चुनौती देने वाले कुछ ऐसे दुर्लभ लोग ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में इसमें लिखा गया है पागलपन। ठीक है, पागल खाना। बात करें इनके बारे में तो बेसिकली इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 1952 में हुआ था, 2 अगस्त को झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। और वर्तमान में देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में एक हृदय रोग विशेषज्ञ है। ठीक है, डॉक्टर चतुर्वेदी जी, इनका पूरा नाम ज्ञान चतुर्वेदी जी है। बात करें के यहाँ पे इस जो है पुरस्कार की, व्यास सम्मान की, तो इसको देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था, किसे 1991 में। ठीक है, और ये वार्षिक रूप से दिया जाता है व्यास सम्मान। और पिछले 10 साल के दौरान देखा जाए जितने भी जो है प्रकाशित किसी जो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक, उनकी किसी भी उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार के रूप में देखिए इसमें 4 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। चलिए आप मुझे बताइए, चूंकि हमने देखा ये 32वां जो है व्यास सम्मान था, आप मुझे बताइए कि 31वां व्यास सम्मान जो है वो किसे दिया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा दुनिया में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन देश को समर्पित किया है? किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, नाम देख लीजिए क्या है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। और ये किसके द्वारा देश को समर्पित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया और देश को समर्पित किया गया। ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये कहाँ पे है, किस राज्य में है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है। और ये कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो करीब 1507 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और इसको बनाने की जो लागत आई है वो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये किस रेलवे क्षेत्र का भाग है?
तो ये स्टेशन की बात करें दोस्तों तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का ये भाग है, उसके अंतर्गत आता है। और इतना ही नहीं, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज भी किया गया है, ठीक है, 2 मार्च 2023 को। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे विश्व स्तर पर सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता भी दी गई है। देखा जाए इसके पहले जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों था वो था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो था, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब ये जो है दूसरे नंबर पर चला गया, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक में कर रहे थे तो कुछ और भी परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें देखा जाए उन्होंने हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी इसी के दौरान, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई भी ध्यान रखिएगा 1507 किलोमीटर लगभग, और ये दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का, ठीक है, प्लेटफॉर्म है। इसके पहले कौन सा था दोस्तों? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन वो था, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरोपी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ठीक है। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी जिसमें भी हाल फिलहाल में लगातार विस्फोट हुए हैं, ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया का नेशन इंडोनेशिया, और यहीं पे देखा जाए माउंट मेरोपी जो है वॉल्केनो स्थित है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा माउंट मेरोपी जो कि स्थानीय भाषा में अग्नि पर्वत कहा जाता है, क्योंकि इसमें से हमेशा इसमें हमेशा वॉल्केनो इरप्शंस होते रहते हैं, आग निकलती रहती है, जिस कारण से इसको अग्नि पर्वत कहा जाता है। और ये लगभग जो इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, कारण क्या है? इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर में स्थित है प्रशांत महासागर में, जिस कारण से वहां पे बहुत ज्यादा हमें ज्वालामुखी की श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। उसी में से एक ज्वालामुखी जो है माउंट मेरोपी है, जिसमें भी लगातार क्या है हाल फिलहाल में कई बार विस्फोट हुए, जिस कारण से ये चर्चा में था, ठीक है। माउंट मेरोपी की बात करें दोस्तों तो ये जो इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उसी पर ये पर्वत ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, और इंडोनेशिया की जो सांस्कृतिक राजधानी है योग्यकर्ता, वहां पे जो एक तरीके से जावा द्वीप पे ही ये स्थित है, ठीक है। इसकी खोज सबसे पहले दोस्तों किसने की थी? तो 1754 की बात है, ठीक है। एक यहाँ पे जो है मिस्टर मॉरिस के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और चूंकि इसमें लगातार विस्फोट होता रहता है, इसकी प्रकृति लगातार इसमें इरप्शन होते रहते हैं, जिस कारण से इस पर्वत को माउंटेन ऑफ फायर के भी नाम से जाना जाता है। इसके ज्वालामुखी उद्गार की बात करें, जब ये ज्वालामुखी इसमें से निकलता है, मैग्मा से लावा जब निकलता है तो ये कितना मीटर लंबा? लगभग 2911 मीटर लंबे तक जाता है, ठीक है। अंतिम बार जो इसके विस्फोट की बात किया जाए दोस्तों तो इसके अंतिम बार जो विस्फोट हुआ था वो 2010 में हुआ था। लगभग 347 लोग इसमें मारे गए थे, और कई जो है 20,000 गांव जो थे विस्थापित हो गए थे, यानी कि वो मजबूर हो गए थे इस प्राकृतिक आपदा के कारण अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए। अगर हम बात करें इंडोनेशिया के बारे में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया इंडोनेशिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जिस कारण से ये भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के क्या है एक प्रवण है, क्योंकि यहाँ लगातार जो है ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं, क्योंकि मैंने बताया ये रिंग ऑफ फायर के पास में स्थित है। और रिंग ऑफ फायर देखिए ये प्रशांत महासागर में ऐसे ही है, एक तरीके से घोड़े का जो नाल होती है उसी आकार में स्थित एक स्थिति है, ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर के चारों भूकंपीय भ्रंश रेखाओं की श्रृंखला के आसपास एक घोड़े के नाल के आकार के रूप में ये स्थित है, ठीक है। हाल ही में बात करें इंडोनेशिया के बारे में भी, देखिए अभी हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जो उसकी राजधानी थी जकार्ता, उसको वहां से हस्तांतरित करके ब्रुनोई हस्तांतरित किया है। नई राजधानी इंडोनेशिया की क्या है? नूर सुल्ताना, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इसकी राजधानी ब्रुनई के पूर्व कालीन मध्य प्रांत में स्थित होगी, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किस शहर में तीसरे दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है? दिव्य कला से तात्पर्य है दिव्यांगजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है, ऑप्शंस देखिए मुंबई है, गांधीनगर है, भुवनेश्वर है या फिर भोपाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर पे दोस्तों हम चले तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल, ठीक है। भोपाल जो है वो तीसरे दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है भोपाल में, जो कि कैपिटल है दोस्तों मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो यहाँ पे जो विभाग है दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, उसमें देखा जाए 12 से लेकर के 21 मार्च 2023 तक भोपाल हाट भोपाल मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है, ठीक है।
तो कहाँ पे हो रहा है दिव्य कला मेले का आयोजन दोस्तों? भोपाल में हो रहा है। इसके उद्घाटन की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जिनका नाम है मंगू भाई पटेल, उन्होंने जो है इस मेले का उद्घाटन किया है। दिव्य कला मेले में देखा जाए 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 150 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी जो है वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो इसमें देश भर के जितने भी दिव्यांग उद्यमी हैं, जो कारीगर हैं, उनके उत्पादों का, उनकी जो शिल्प कौशल है उसकी प्रदर्शनी लगाया जाएगा। तो एक तरीके से उनके द्वारा बनाई गई चीजों को प्रदर्शित करने का एक ये अनूठा कार्यक्रम होता है। इसमें पहली बार जो ये चूंकि तीसरा है जो कि आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके पहले देखा जाए तो दिल्ली में, मुंबई में, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था और पहली बार ये मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों की, ली चियांग किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो ये किस देश के, ली चियांग किस देश के नए प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त किए गए हैं? तो इसके हम करेक्ट आंसर पे चले दोस्तों तो वो है चीन। ठीक है, चीन जो है वो देश के नए प्रधानमंत्री यहाँ पे बनाए गए हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति जो हैं, जिनका नाम देखिए ये शी जिनपिंग फिर से वहां के राष्ट्रपति बनाए गए हैं और इन्हीं के निकटतम सहयोगी रहे थे ली चियांग, जिनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं। इनको देखा जाए जो वहां की पार्टी है, नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो हमें क्या पता चला, चीन के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? ली चियांग है। ठीक है, नेशनल पीपल कांग्रेस ने उनको नियुक्ति की है। देखा जाए ये किसका स्थान लेंगे तो देखिए दो बार से जो वहां के प्रधानमंत्री रहे जिनका नाम है ली कीचांग का ये स्थान लेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल में जो वहां के तीसरी कार्यकाल के लिए वहां के शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि 10 मार्च 2023 को देखें तो जो शी जिनपिंग है जो वहां के अभी वर्तमान राष्ट्रपति थे, उन्हें औपचारिक रूप से इन्होंने तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे चीन से संबंधित। देखिए पड़ोसी देश है, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे किस तरीके के कौन प्रधानमंत्री हैं, कौन राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, और शी जिनपिंग का नाम तो आप लोग बिल्कुल पहले से वाकिफ है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैप देखते हैं और चीन के बारे में देखते हैं। देखिए ये आपके सामने जो है पॉलिटिकल मैप खुला हुआ है जिसमें आपको बड़ी सी भौगोलिक स्थिति दिख रही है चीन की। चीन की अगर हम देखें कि किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है तो चलिए ईस्ट से हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखा जाए नॉर्थ कोरिया, फिर हम देखते हैं रशिया, ठीक है, फिर देखते हैं मंगोलिया, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे नेपाल, भूटान, भारत। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए म्यांमार है, ठीक है, लाओस यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, वियतनाम, इन सब देशों से जो है चीन अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों कि चीन की कैपिटल क्या है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईस्ट साइड पे आपको बीजिंग जो है यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ की जो करेंसी की बात किया जाए तो रेनमिनबी जो है वो यहाँ की करेंसी है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेजेंट जो है प्रेसिडेंट है, जो कि अभी तीसरे कार्यकाल के लिए 5 वर्षों के लिए पुनः चुने गए। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा जो है इंपॉर्टेंट चीज। अब आप मुझे बताइए भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है और किस राज्य से इस होकर के गुजरती है, आप मुझे इस रेखा के बारे में बताइए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मल्टी पार्टी इंतरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट में शामिल हुआ है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो अरेंजमेंट है मल्टी पार्टी इंतरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि देखिए ये WTO से भी रिलेटेड है, और इसमें देखा जाए यहाँ पे जो है ये जापान जो है इसमें हाल फिलहाल में शामिल हुआ है। तो यहाँ पे जापान ने जो है मल्टी पार्टी इंतरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट जो है इसमें शामिल होने के लिए इसने फैसला लिया है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये एक तरीके से ये अरेंजमेंट है, ये यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन, उनके द्वारा ये एक तरीके से ऑप्शनल एज अ वैकल्पिक रूप में इसको जो है बनाया गया है WTO। ठीक है, तो ये वैकल्पिक व्यापार विवाद समाधान तंत्र है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का व्यापार से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसके समाधान के लिए विकल्प के रूप में हम कहा जा सकते हैं मल्टी पार्टी इंतरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट के पास। ठीक है, नियम आधारित बात करें तो इसके बारे में भी देखिए। नियम आधारित व्यापार प्रणाली की प्रभावकारिता के बनाए रखने के लिए और सदस्यों के लिए विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र अपील प्रक्रिया तक पहुंच जारी करने के लिए WTO के 16 सदस्यों ने मार्च 2020 में व्यापार विवादों के लिए
इस जो है एक तरीके से अरेंजमेंट के नाम से इसे एक अलग अपील प्रणाली की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा 2020 में जो है डब्ल्यूटीओ के कुछ 16 सदस्यों ने इसको जो है बनाया था, इसका गठन किया था, ताकि अगर किसी कारण से डब्ल्यूटीओ जो है विवाद निपटान करने में असमर्थ है या नहीं उस समय कर पा रहा, तो उसके एज अ विकल्प के रूप में तुरंत जो है किसी भी तरह का व्यापार की समस्या आ रही है, कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो है संस्था उसको डब्ल्यूटीओ के स्थान पे इसको क्या कर सकती है, अपना एक तरीके से विवाद का निपटान कर सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें इस अरेंजमेंट के बारे में, तो ये जो है अरेंजमेंट ये डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के विवाद को हल करने के लिए एक विकल्प प्रणाली है। तो जितने देर डब्ल्यूटीओ किसी कारणवश कार्य नहीं कर रहा है, तो मैंने बताया ना कि ये संस्था फिर अगर डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में किसी तरह का व्यापार संबंधी विवाद हो रहा है, तो उसका निपटान ये संस्था करेगी। ठीक है, जो डब्ल्यूटीओ अपीली निकाय के काम न करने, मैंने बताया ना जो अपीलीय निकाय है डब्ल्यूटीओ का, अपीलेट बॉडी है, अगर वो वर्क नहीं कर रही है किसी कारण से, या फिर उसके जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय है वो नहीं है, वो अनुपस्थित है, तो किसी या फिर ठीक है, तो किसी सदस्य ने अगर ये याचिका दायर कर दी है कि भाई ये विवाद है, इसका तुरंत निपटान किया जाए, तो ये जो अरेंजमेंट है वो एज अ विकल्प के रूप में कार्य करता है डब्ल्यूटीओ के स्थान पे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखा जब हाल फिलहाल में चूंकि डब्ल्यूटीओ प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए जापान ने इस मल्टी पार्टी अंतरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट में शामिल होने का निर्णय लिया है। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की पहली बैठक शुरू हुई है। तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की जो पहली बैठक शुरू की गई है, असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। ठीक है, असम में जो है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की पहली बैठक शुरू की गई है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो पहली बैठक है यानी कि पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक है वो 13 मार्च 2023 को गुवाहाटी, ठीक है, असम में गुवाहाटी में शुरू की गई है। बैठक का अगर हम देखें विषय क्या था, किस सब्जेक्ट पे ये बैठक की गई है, तो ये ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बैठक थी। इसका देखा जाए उद्देश्य देखा जाए, ठीक है, ये जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की जो बैठक थी, उद्देश्य देखें एक पारिस्थितिकी तंत्र का के साथ जो है तंत्र को एक साथ लाना, और जो भी, ठीक है, ये जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस है उसके शासन में सक्रिय भागीदारी, उसमें पारदर्शिता लाना, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना यानी फिर जवाबदेहिता को बढ़ावा देना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे बैठक की अध्यक्षता जो की गई है वो इंपॉर्टेंट है आपके, तो देश की यहाँ पे जो भारत के, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में देखिए कौन कौन से देशों के व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भाग लिया देशों ने, तो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया ने, ब्राजील ने, मिस्र ने, इंडोनेशिया ने, ओमान ने, कोरियाई गणराज्य ने, ठीक है, रूस ने, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए जो वर्तमान में कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, वो क्रम से उनका कौन सा क्रम आता है, क्रम मुझे बताइए किस क्रम पे है वो। ठीक है, और कैग के बारे में देखिए पढ़ लीजिए कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया, अगर आर्टिकल है तो किस पार्ट में है, दूसरा भारत के पहले कैग कौन थे, इनकी नियुक्तियां किस तरीके से, सारी चीजें आप एज अ पॉलिटी उठाइए और इसके स्टैटिक्स पोर्शन को भी पढ़ लीजिए क्योंकि कैग लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो कैग बॉडी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने निम्न में से कहा वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है। तो वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इस पे चले तो ये बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहां पे किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार, उन्होंने देखा जाए बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है। फेस्ट का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है, चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। इसके तहत देखा जाए इसी फेस्ट के दौरान स्वीप, ठीक है, जो स्वीप इनिशिएटिव है यानी कि पहले इसके तहत 8 LED स्क्रीन लगे जो वाहन है उन वाहनों को चुनाव आयुक्तों ने हरी झंडी दिखाई। स्वीप देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वीप के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। देखिए फुल फॉर्म आप लिख लीजिए स्वीप का क्या है दोस्तों, तो ये है सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये स्वीप का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एजुकेशन एंड इलेक्टोरल, ठीक है,
इलेक्टोरल, ठीक है, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन माफ करिएगा, ठीक है, पार्टिसिपेशन, ये देखिए स्वीप का फुल फॉर्म है। अगर हम देखें इसको स्टार्ट कब किया गया था दोस्तों, तो देखिए इसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ईसीआई के द्वारा 2009 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। गोल क्या था इसका, प्राइमरी गोल की बात किया जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य की बात किया जाए तो वोटर्स को क्या करना है, एजुकेट करना है, किसके प्रति, अपने वोट के प्रति। समझ रहे हैं इस बात को, मतलब एक तरीके से जो एलिजिबल, जो हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, उनको क्या करना है, एक तो इनकरेज करना डेमोक्रेसी के लिए, ताकि वो लोकतंत्र में वो बढ़ावा, डेमोक्रेसी को इनकरेज करने के लिए क्या करेंगे, लोगों को एक तरीके से उनके वोट के अधिकार के बारे में बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे, ठीक है। जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं, जो वोट कर रहे हैं, उनको वोट, जो एलिजिबल है मतलब वोट करने के लिए जो एलिजिबल है, उनको एक तरीके से मोटिवेट करेंगे कि भाई जाओ वोट करो। और इतना ही नहीं, वोट भी मत करो, मतलब एक तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब जो भी आप वोट करने का डिसीजन ले रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से लो, उसमें एथिकल चॉइस भी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अनैतिकता की तरीके से जाकर के वोट कर दो, आपको पता होना चाहिए कि आप जो वोट कर रहे हो वो प्रॉपर है कि नहीं। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, और इतना ही नहीं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वोट के प्रति उनको एजुकेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2009 में स्वीप जो है एक तरीके से, यानी कि सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन जो है इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की शुरुआत की थी, ठीक है। और इसी के लिए एक तरीके से इसी पहल के तहत लोगों को एलईडी स्क्रीन के तहत जो वाहन है उसमें चुनाव के बारे में जगह जगह ये वाहन घूमेगी, चुनाव से संबंधित चीजें लोगों को बताएगी, अवेयरनेस फैलाएगी। तो इसीलिए इन्होंने 8 जो है वाहनों को क्या किया, हरी झंडी दिखाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधा में डिजिटल मुद्रा स्वीकार नहीं है दोस्तों, स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर है कोच्चि मेट्रो, केरल का कोच्चि मेट्रो जो है ये। तो ये कोच्चि मेट्रो जो है, यहाँ पे जो पार्किंग सुविधा है उसमें डिजिटल मुद्रा स्वीकार की जाएगी, और ऐसा करने वाला जो ध्यान रखिएगा ये देश का पहला मेट्रो बन गया है। इसके लिए देखा जाए कोच्चि मेट्रो ने किस बैंक के साथ टाइप किया दोस्तों, आईडीएफसी बैंक के साथ। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कोच्चि मेट्रो की पार्किंग सुविधा में डिजिटल रुपए की स्वीकृति को सक्षम करने के लिए अनंत, ठीक है ध्यान रखिएगा, अनंतम ऑनलाइन के साथ साझेदारी की। अब अनंतम ऑनलाइन क्या है, अनंतम ऑनलाइन ध्यान रखिएगा एक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है, ठीक है, ये भी स्टार्टअप है, और ये किस पर संबंधित है, ये डिजिटल पार्किंग पर ये क्या है, काफी ज्यादा केंद्रित है, ठीक है। इस पहल की मदद से देखिए क्या होगा, कोच्चि मेट्रो के उपयोगकर्ता अपने संबंधित बैंकों के सीबीडीसी, ठीक है, सीबीडीसी वॉलेट से भुगतान कर सकेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का इससे संबंधित चीजें। अब बात करेंगे अपने लास्ट एमसीक्यू की, और हमारा लास्ट एमसीक्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। कुछ अन्य भी अपॉइंटमेंट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, रोहित जावा को, ठीक है। रोहित जावा को जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी देखा जाए रोहित जावा है वो प्रसिद्ध फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का इन्हें नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे, तो ये संजीव मेहता का स्थान लेंगे, ठीक है। रोहित जावा की बात करें दोस्तों तो लंदन स्थित वर्तमान चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, यूनिलीवर साउथ एशिया के अध्यक्ष के पद को भी ये संभालेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ तो और अन्य अपॉइंटमेंट भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और भी अपॉइंटमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त किया गया है किसे, अनुराग कुमार को, ठीक है। अगला है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ठीक है, का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया किसे, विक्रम देवदत्त को, ठीक है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया किसे, माधवेंद्र सिंह को, ठीक है। माधवेंद्र सिंह जो है ये गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सेविका, माफ करिएगा, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है ये शांति कुमार को, ठीक है। ये पहली जो है मुख्य सचिव नियुक्त की गई है शांति कुमार तेलंगाना राज्य की। तो ये कुछ और भी अपॉइंटमेंट थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में, ठीक है। आइए हम सबसे पहले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया दोस्तों किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वही देखिए
क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अभी हम लोगों ने चर्चा भी कर लिया है कि चीन की संसद ने नए प्रीमियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में नामित किया है किसे, ली कीयांग को। ठीक है, वही ली जियांग। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किया किसने, असम ने। ठीक है, असम राज्य ने। आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस प्राप्त किया है किसने, रिलायंस, ठीक है, लाइफ साइंसेज ने। वही आज का हमारा लास्ट जो है फैक्ट्स ऑफ द डे है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए किसे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये समझौता किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए, और जो मैं क्लास के दौरान क्वेश्चंस पूछी उम्मीद करती हूँ उसका आप आंसर करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।